सोशल डिफरेंसेस बरियल्स। इससे पता चलता है कि लोगों के बीच में क्या सोशल डिफरेंस है। आज कैसे पता चलता है भाई एक के बाद गुच्ची का बैग है, दूसरे के पास नहीं है, तो ये सोशल डिफरेंस हो गया। सो जस्ट किडिंग। इस तरीके से मतलब उस टाइम पर हमें क्या सोशल डिफरेंस, कैसे क्या हायरार्की थी, क्या था। पहली चीज़ हमें पता चलती है बरियल्स के थ्रू। आर्कियोलॉजिस्ट जनरली यूज सर्टन स्ट्रैटेजीज टू फाइंड आउट वेयर देयर वाज सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस, कैसे रह रहे थे, इक्वालिटी थी कि नहीं थी। दीज इंक्लूड स्टडिंग बरियल्स। ठीक है, वी आर फेमिलियर विद द मैसिव पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट। जितने जो हायर ऑफिशियल्स या हायर स्टेटस के लोग होते थे उनके लिए पिरामिड्स बनते थे, उनके टूम काफ़ी एक्स्ट्रावेगेंट होते थे। तो उससे हमें इजिप्ट में तो सोशल हायरार्की देखने को मिल जाती है कि डिफरेंसेस लोगों के बीच में था। बट यहाँ पर क्या सीन था, इजिप्ट में जो पिरामिड्स थे, इजिप्ट के जो पिरामिड्स थे वर कंटेम्परस टू द हड़प्पन सिविलाइजेशन, मतलब वो एक ही टाइम पर एग्जिस्ट कर रहे थे. So many of these pyramids were royal burials where enormous quantities of wealth was buried. At burials in Harappan sites, the dead were generally laid in pits. Sometimes there were differences in the way the burial pit was made. In some instances, the hollowed out space were lined with bricks. Could these variations be an indication of social differences? We are not sure. थोड़े बहुत डिफरेंसेस हमें बरियल्स के देखने को मिले हैं, बट वी आर नॉट रियली श्योर कि वो इतने डिफरेंसेस थे कि नहीं थे उनके बीच में. Some graves contain pottery and ornaments, perhaps indicating a belief of afterlife, कि afterlife मानते थे कि नहीं. Jewelry has been found in burials of both men and women. In fact, in the excavations at the cemetery in Harappa in mid-1980s, an ornament consisting of 3 shell rings, a jasper, a kind of semi-precious stone, bead, and hundreds of microbeads was found near the skull of a male. तो मेल एंड विमेन दोनों के हमें उस पर बरियल साइट्स पे हमें ऑर्नामेंट्स एंड आर्टिफैक्ट्स देखने को मिल जाते हैं. बट ऑन द होल इट अपीयर्स दैट द हड़प्पन्स डिड नॉट बिलीव इन बरीइंग प्रेशियस थिंग्स विद द डेड. तो थोड़ी बहुत चीज़ें हमें उनकी बरियल साइट्स पे देखने को मिल जाती है, बट बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता नहीं. जैसे कि इजिप्ट के पिरामिड्स में कितनी सारी उनकी टूम में गोल्ड एंड प्रेशियस चीज़ें रखते थे, वो हमें बहुत ज़्यादा हड़प्पा में नहीं देखने को मिलती है, हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखने को नहीं मिलती है. दिस इज़ अ कॉपर मिरर, देख लीजिए. एंड दिस इज़ अ फियांसे पॉट. ये क्या है आगे पढ़ेंगे. लुकिंग फॉर लग्जरीज. Another strategy to identify social differences is to study artifacts which archaeologists broadly classify as utilitarian and luxuries. तो देखिए आज भी जैसे कि आर्टिफैक्ट से कोई है भाई, सपोज आज से 100 ईयर्स बाद अगर हम एक्सकेवेशन करें तो जिस घर में एसी मिलेगा तो वो ज़्यादा लग्जरियस था, तो जिसमें नहीं मिलेगा वो थोड़ा सा यूटिलिटेरियन था. इस तरीके से एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं, ऐसा मत प्लीज़ सोचिएगा कि आपके पास एसी नहीं है सो यू नॉट लग्जरी. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है. ऐसी आर्टिफैक्ट्स होती थी जिसको आर्कियोलॉजिस्ट यूटिलिटेरियन या कि फॉर डेली यूज़ एंड लग्जरी के लिए में क्लासीफाई करते थे. द फर्स्ट कैटेगरी इंक्लूड्स ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेली यूज़ मेड फेयरली ईजिली आउट ऑफ ऑर्डिनरी मटीरियल सच एज स्टोन और क्ले. तो डेली यूज़ की जितनी भी चीज़ें थी, पॉट्स वगैरह, वो ऑर्डिनरी मटीरियल से, बहुत इनएक्सपेंसिव मटीरियल से बनाई जाती थी, स्टोन, क्ले. दीज इंक्लूड क्वर्न्स, पॉटरी, नीडल्स, फ्लैश रबर्स, बॉडी स्क्रबर्स एट्सेट्रा. उस टाइम पर भी देखिए फ्लैश रबर्स होते थे, आज भी हम लोग बॉडी स्क्रबर्स होते हैं, उस टाइम पर भी यूज़ किए जाते थे. सो ऑल दीज वर मटीरियल्स ऑफ डेली यूज़ एंड वो बहुत ही ऑर्डिनरी मटीरियल से यूज़ किए जाते थे. एंड आर यूजुअली फाउंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट सेटलमेंट्स. Archaeologists assume objects were luxuries if they are rare or made from costly non-local materials or with complicated technologies. तो आर्कियोलॉजिस्ट कैसे क्लासीफाई करते थे कि कोई भी चीज़ लग्जरी है? अगर वो बहुत ही रेयर चीज़ों से मिलते थे, प्रेशियस चीज़ों से बनते थे, या उनके बनाने की प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, तो वो एक तरीके से उसको लग्जरी में क्लासीफाई करते थे. Thus, little pots of fiance, ये जैसे देखने को मिला, a material made of ground sand or silica mixed with color and a gum then fired, were probably considered precious because they were difficult to make. इसकी प्रोसेस हम देख सकते हैं कितनी डिफ़िकल्ट, मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको हम लग्जरियस आइटम कंसिडर करते थे. The situation becomes more complicated when we find what seem to be articles of daily use such as spindle whorls made of rare materials such as fiance. Do we classify these as utilitarian और लग्जरीज? तो ये सिचुएशन तब टेंस हो जाती है जब हमें डेली यूज़ की मटेरियल्स लग्जरियस चीज़ों में, मतलब प्रेशियस चीज़ों में या कॉम्प्लिकेटेड मेथड से बनी हुई मिलती है. जैसे स्पिंडल वर्ल्स को जब हम लोग फियांसे जैसे मटेरियल्स में बनाए देखते हैं, तब हमारा कन्फ्यूजन बनता है कि अरे क्या, क्यों, इसका मतलब क्या है.
इफ़ वी स्टडी दैट, लेकिन वो चीज़ हमें आज भी देखने को मिलती है, राइट? जैसे कि अगर एक पर्स हो गया, सो जो गुची का पर्स है वो ज़्यादा प्रेशियस मटेरियल से बना होगा, प्रोसेस कॉम्प्लिकेट होगी। वही थोड़े से दूसरा पर्स है जैसे लोकल, it's not very costly, inexpensive, so of course both of them are an object of daily use, लेकिन उसका material अलग है, so I think it's the same thing. If we study the distribution of such artifacts, we find that rare objects made of valuable materials are generally concentrated in large settlements like Mohenjo-daro and Harappa, and are rarely found in smaller settlements. तो मोहनजोदारो और हड़प्पा में हमें एक्सपेंसिव एंड लग्जरियस चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती है, स्मॉलर सेटलमेंट्स में ज़्यादा नहीं देखने को मिलती है. For example, miniature pots of fiancé, perhaps used as perfume bottles. They are mostly found in Mohenjo-daro and Harappa and not in smaller settlements like Kalibangan. Gold too was rare. उस टाइम पे भी gold एक precious metal था, and at present it was probably precious as all the gold jewelry found at Harappan sites was recovered from hoards. Hoards क्या होते हैं? Hoards are objects kept carefully by people, often inside containers such as pots. जैसे आज तिजोरी होती है वैसे ही हम कह सकते कंपेयर कर सकते हैं. Such hoards can be of jewelry or metal objects saved or reused by metal workers. If for some reason the original owners do not retrieve them, they remain where they are left till some archaeologist finds them. तो अगर उसका जो ओरिजिनल ओनर है उसको निकालता नहीं है, वो नहीं करता है, तो वो वहीं पड़े रह जाते थे और फिर आर्कियोलॉजिस्ट उनको बाद में अब मिलता था, फिर हमें ये होर्ड्स की डिस्कवरी हुई. What are the modes of disposal of the dead prevalent at present? To what extent do these represent social differences? देखिए ये आप खुद कर सकते हैं, लेकिन कॉफिन वगैरह या ऐसी चीज़ें, किसी की कब्र अगर बहुत अच्छी बड़ी है, वेल डिफाइंड है, तो वो ज़्यादा अदर थिंग्स ऑल्सो. फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन, ये फिगर्स देख लीजिए. टूल्स एंड बीड्स, जो टूल्स ये है, टूल है एंड ये उसके बीड्स हैं. चानूदारो ऑन मैप 1 लोकेट करिए फटाफट. चानूदारो कहाँ पर है? पाकिस्तान में. रिमेंबर, ये देखिए, हियर इज चानूदारो, इट्स नियर राजस्थान. ओके, चानूदारो को हमने मैप 1 में लोकेट किया. दिस इज अ टाइनी सेटलमेंट, लेस देन 7 hectares एज कम्पेयर टू मोहनजोदारो 125 hectares, almost exclusively devoted to craft production including bead making, shell cutting, metal working, seal making and weight making. Remember क्या क्या यहाँ पर होता था? bead making, shell cutting, metal working, seal making and weight making. तो ये एक्सक्लूसिवली क्राफ्ट प्रोडक्शन को डिवोट किया गया था. यहाँ पर भी हमें प्लानिंग के एविडेंसेस देखने को मिलते हैं. द वेराइटी ऑफ मटीरियल्स यूज टू मेक बीड्स इज रिमार्केबल. कितनी सारी मटीरियल्स का यूज़ किया जाता था. स्टोन्स लाइक कार्नीलियन, दे आर ऑफ ब्यूटिफुल रेड कलर. जैस्पर, crystal, quartz, steatite, metals like copper, bronze, gold, shell, fiancé, terracotta and burnt clay. ये सारी materials का use करके हम अलग अलग तरीके से beads बनाते थे. Some beads were made of 2 or more stones cemented together, some with gold caps. तो देख सकते कितनी variety देखने को मिलती है. Shapes were numerous थे, disc shape, cylindrical, spherical, barrel shape, segmented. Some were decorated by incising or painting, and some had designs etched onto them. Techniques for making beads differed according to the material. Steatite, a very soft stone, was easily worked. Steatite थोड़ा सा नरम था तो easily उसको shape दे देते थे. Some beads were molded out of a paste made with steatite powder. This permitted making a variety of shapes, unlike the geometrical forms made out of harder stones. तो जो हार्डन स्टोन्स होते थे जिनके साथ वर्क करना डिफिकल्ट होता था, वो ज़्यादातर ज्योमेट्रिकल शेप्स मिलती थी क्योंकि उनको कट वगैरह करके पॉलिश करते थे. लेकिन स्टीटाइट जैसे सॉफ्ट स्टोन्स को हम किसी भी शेप में मोल्ड कर लेते थे. हाउ द स्टीटाइट माइक्रो ब्रीड वॉज मेड रिमेन्स अ पजल, कि अभी तक पता नहीं चला वो उसको कैसे बनाते थे, क्या प्रोसेस का यूज़ करते थे, बट ये सब चीज़ें यूज़ होती थी. Archaeologists' experiments have revealed that the red color of carnelian was obtained by firing the yellowish raw material and beads at various stages of production. तो कार्निलियन का रेड कलर तब होता था जब वो येलो कलर को फायर करते थे. Okay, nodules were chipped into rough shapes and then finally flaked into the final form. Grinding, polishing, drilling completed the process. Specialized drills have been found at Chanudaro, Lothal and more recently at Dholavira. All of this is important, but this is more of theory part. आपको ये learn करना पड़ेगा क्या क्या हुआ है, क्या क्या मिला है. If you look at Nageshwar and Balakot, you will notice that both settlements are near the coast. देखिए यहाँ पर मैप 1 में हम देख लेते हैं नागेश्वर एंड बालाकोट. ये देखिए
दिस इज़ नागेश्वर एंड दिस इज़ बालाकोट. ओके, अब हमें देखने को मिलेगा नागेश्वर और बालाकोट, ये दोनों जो है वो नियर द कोस्ट है. ठीक है, कोस्ट के पास में है. इसका मतलब क्या है कि दीज वर स्पेशलाइज सेंटर्स फॉर मेकिंग शेल ऑब्जेक्ट्स, जो कि हमें ईजिली मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग बैंगल्स, लेडल्स एंड इनले विच वर टेकन टू अदर सेटलमेंट्स. Similarly, it is likely that finished products such as beads from Chanudaro and Lothal were taken to the large urban centers such as Mohenjo-daro and Harappa. बहुत केयरफुली प्लान सिस्टम मिलता है कि चानुदारो, नागेश्वर और बालाकोट कोस्ट के पास थे, तो उसको शेल मेकिंग के एक सेंटर डिवोट कर दिया. तो यहाँ पर शेल्स का काम हो रहा है. चानुदारो पे सारा दूसरा क्राफ्ट प्रोडक्शन हो रहा है, मोहनजोदड़ो पे अलग काम हो रहा है. तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि कितना प्लानिंग है, स्ट्रक्चर था. Some of these can be seen in National Museum Delhi or in Site Museum at Lothal. ये पॉटरी हमें उससे देखने को मिलती है. This is a terracotta figurine जिसे आर्टिस्ट आर्कियोलॉजिस्ट मदर गॉडेस भी डिजिग्नेट करते हैं. We don't really know, but yes, we do say this can be the mother goddess. Identifying centers of production. In order to identify centers of craft production, archaeologists usually look for the following. कैसे पता चलेगा कि कौन सा सेंटर क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए है, कौन सा नहीं है? उसके लिए आर्कियोलॉजिस्ट ये चीज़ों के ऊपर देखते हैं. फर्स्ट इज़ रॉ मटेरियल सच एज स्टोन मॉड्यूल्स, होल शेल्स, कॉपर ओर कहाँ पर है. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आज के टाइम पर भी आयरन मिल्स एंड फैक्ट्रीज हमें ज़्यादा कहाँ मिलेगी, जहाँ पे आयरन रिजर्व ज़्यादा मिलेंगे. तो सबसे पहले आर्कियोलॉजिस्ट रॉ मटेरियल्स के लिए देखते हैं कि यहाँ पे अगर कॉपर और बहुत अबंडेंस में मिलता है, शेल्स जैसे नागेश्वर वाला कोट, तो मतलब ये क्राफ्ट प्रोडक्शन साइट होगा. सेकंड, टूल्स, जहाँ पर जैसे मोहनजोदड़ो में कम टूल्स मिले होंगे इन कंपेयर टू चान्होदारो, तो पता चला कि यहाँ ज़्यादा टूल्स है, तो ये क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर होगा. थर्ड थिंग इज़ अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स. देखिए जो फिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स होती थी वो तो हो सकता है चान्होदारो से निकल के दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो गई, लेकिन अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स को वहीं छोड़ दिया जाता था, तो उससे हमें पता चलता था. एंड रिजेक्ट्स एंड वेस्ट मटीरियल, तो जैसे कि हम रिजेक्ट्स जो कि जैसे फ्लेक कर रहे हैं, एक्स्ट्रा मटेरियल बाहर निकाल रहे हैं, वो थ्रो कर रहे हैं, मतलब उसको प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ नहीं करके वहीं पे इकट्ठा करके पड़ा हुआ है. तो इन 4 चीज़ों से वो आइडेंटिफाई कर पाते थे कि ये एक क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर था. इन फैक्ट वेस्ट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर्स ऑफ क्राफ्ट वर्क. For instance, if a shell or stone is cut to make objects, then pieces of these materials will be discarded as waste at the place of production. तो ये बहुत important source था waste product. Okay. Sometimes larger waste pieces were used up to make smaller objects, but minuscule bits were usually left in the work area. These traces suggest that apart from small specialized centers, craft production was also undertaken in large cities such as Mohenjo-daro and Harappa. तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में ये, क्योंकि ये छोटी छोटी जो वेस्ट मटेरियल मिलता है, उससे ये भी पता चलता है कि सिर्फ छोटे सेटलमेंट में नहीं, कहीं ना कहीं बड़े सेटलमेंट्स में भी क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था. क्योंकि ऐसा तो नहीं हो रहा है कि चानुदारो से सारा वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो मोहनजोदड़ो ला रहे हैं, नहीं ना, राइट. Should the stone artifacts illustrated in the chapter be considered as utilitarian objects or as luxuries? Are there any that may fall into both categories? Yes, there are. हमने पहले पढ़ा है कि डेली यूज़ के ऑब्जेक्ट्स को जब लक्शरी प्रेशियस मेटल्स या प्रेशियस चीज़ों में बनाया जाता था, सो बोथ कैटेगरीज यूटिलिटेरियन एंड लक्शरी में भी वो दोनों फॉल कर सकते हैं. आज भी हमें देखने को मिलता है कि यार जैसे डेली यूज़ की ऑब्जेक्ट्स है चश्मे, लेकिन कोई है जिसके चश्मे में गोल्ड फ्रेम है एंड पता नहीं क्या एक्सपेंसिव मटेरियल है, किसी का चश्मा बहुत ही इनएक्सपेंसिव और नॉर्मल मटेरियल्स है. तो ये चीज़ आज भी डिस्टिंक्शन देखने को मिलता है कि डेली यूज़ का ऑब्जेक्ट है बट कितना ज़्यादा लग्जरियस है, हाई फाई है एंड ऑल दैट. ओके, दिस फिगर कॉपर एंड ब्रॉन्ज वेसल. अभी हमने कॉपर मिरर भी देखा, यहाँ मेटल वो यहाँ पर हम कॉपर एंड ब्रॉन्ज वेसल्स भी देख रहे हैं जो हड़प्पा से सिविलाइजेशन से हमें मिलती है. स्ट्रैटेजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटीरियल्स. क्या क्या स्ट्रैटेजीज थी जिससे क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए मटीरियल्स को प्रोक्योर किया जाता था? As is obvious, a variety of materials was used for craft production. While some such as clay were locally available, clay तो बहुत locally हर जगह मिल जाता है, मिट्टी. Many such as stone, timber and metal had to be procured from outside the alluvial plain. Terracotta toy models of bullock carts suggest that this was one of important means of transporting goods and people across land routes. तो हमें bullock carts के terracotta models मिलते हैं, मतलब ये है कहीं ना कहीं transportation के लिए यूज़ होता था. Riverine routes along the Indus and its tributaries as well as coastal routes were also probably used.
Materials from the subcontinent and beyond. The Harappans procured materials for car production in various ways. For instance, they established settlements such as Nageshwar and Balakot in areas where shell was available. तो उन्होंने बालाकोट और नागेश्वर को इसीलिए शेल मेकिंग, शेल प्रोडक्शन और शेल ऑब्जेक्ट्स का एक सेंटर बनाया क्योंकि वो कोस्ट के पास थे. Other such sites were Shortugai in far off Afghanistan near the best source of lapis lazuli, क्योंकि शॉर्टुगाई के पास लैपिस lazuli का बहुत अच्छा सोर्स था तो उसको एक लैपिस lazuli का मतलब एक सेंटर बना दिया जहाँ पे लैपिस lazuli हाईली यूज़ किया जाता था. लैपिस lazuli एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा रेयर हाईली वैल्यूड एक स्टोन होता है ब्लू कलर का. लोथल वॉज द नियर सोर्स ऑफ कार्निलियन. ओके, तो कार्निलियन जो कि भरूच गुजरात से मिलता है तो लोथल को एक ऐसा सोर्स बना दिया. स्टीटाइट राजस्थान एंड नॉर्थ गुजरात का एंड मेटल फ्रॉम राजस्थान. तो ये अलग अलग एरियाज थे जहाँ से हमें मटेरियल्स को हम लोग प्रोक्योर करते थे फॉर मेकिंग द क्राफ्ट प्रोडक्ट्स एंड ऑल. अनदर स्ट्रैटेजी फॉर प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल. तो एक स्ट्रैटेजी तो हो गई कि ये एरिया से अलग अलग एरियाज से हमने प्रोक्योर कर रहे हैं हम. एंड अनदर स्ट्रैटेजी वॉज to send expeditions to areas such as खेतरी रीजन ऑफ राजस्थान. ठीक है, जैसे खेतरी रीजन ऑफ राजस्थान जो था वो इट वॉज नॉट प्रोमिनेंटली अ हड़प्पन सेटलमेंट, लेकिन वहाँ पे एक्सपीडिशंस भेजे जाते थे, वहाँ से कॉपर लाया जाता था. साउथ इंडिया में गोल्ड हमें वहाँ से मिलता था. साउथ इंडिया वॉज नॉट रियली अ पार्ट ऑफ द हड़प्पन सेटलमेंट, हड़प्पन सिविलाइजेशन. These expeditions established communication with local communities. Occasional finds of Harappan artifacts such as steatite, microbeads in these areas are indications of such contact. कैसे हमें पता चलता है कि यार गोल्ड तो है वो साउथ इंडिया से लाते थे या कॉपर खेतरी रीजन से लाते थे? कैसे? क्योंकि यहाँ पे हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, माइक्रोबीड्स मिलते हैं स्टीटाइट के जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को बिलोंग करते हैं. तो उससे हमें पता चलता है कि यार ये मे बी एक एक्सचेंज करा जाता होगा. इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं इनके बीच में कॉन्टैक्ट था. There is evidence in the Khetri area for what archaeologists call the गणेश्वर जोधपुरा कल्चर. जैसे कि हड़प्पन कल्चर है वैसे ही खेतरी रीजन में गणेश्वर जोधपुरा कल्चर का एविडेंस हमें देखने को मिलता है विथ इट्स डिस्टिंक्टिव नॉन हड़प्पन पॉटरी एंड एन अनयूजुअल वेल्थ ऑफ कॉपर ऑब्जेक्ट्स. इट इज़ पॉसिबल दैट द इनहैबिटेंट्स ऑफ दिस रीजन सप्लाइड कॉपर टू द हड़प्पन्स. राइट, ये मैप ध्यान से देखिए. ये रहा मेसोपोटामिया वाला एरिया. दिस इज द रेड सी, मगान हियर, दिलमन एंड ये देखिए ये यहाँ पर हड़प्पन सिविलाइजेशन आ गया. ये इंडिया यहाँ पर आ गया, अरेबियन सी. ओके, सो दिस इज द हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड द वेस्ट एशिया. ओके, नाउ दिस इज द हड़प्पन जार फाउंड इन ओमान. कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंट लैंड्स. अभी हमें ये तो पता चल गया कि इंडिया में कैसे अलग अलग तरीके से वो लोग मटीरियल्स प्रोक्योर करते थे. अपार्ट फ्रॉम दैट डिस्टेंट लैंड्स, दूर दराज से भी हमें बहुत चीज़ें मिलती थी. Recent archaeological finds suggest that copper was also probably brought from Oman on the southeastern tip of the Arabian Peninsula. Arabian Peninsula के southeastern tip पर ओमान हमें देखने को मिलता है. Which was, if I am not mistaken, Magan was another name for Oman. Chemical analysis have shown that both the Omani copper and Harappan artifacts have traces of nickel, सजेस्टिंग अ कॉमन ओरिजिन. मतलब दोनों हड़प्पा में जो कॉपर मिला है और ओमान में जो कॉपर मिला है दोनों में निकल के ट्रेसेस है. मतलब कहीं ना कहीं एक ही जगह से मिले. और क्योंकि ओमान में ज़्यादा है तो हम लोग ये गेस कर रहे हैं कि ओमान से हड़प्पा में भेजा जाता था. देर आर अदर ट्रेसेस ऑफ कॉन्टैक्ट एज वेल. अ डिस्टिंक्टिव टाइप ऑफ वेसल, अ लार्ज हड़प्पन जार कोटेड विद अ थिक लेयर ऑफ ब्लैक क्ले हैज़ बीन फाउंड एट ओमानी साइट. मतलब ओमानी कॉपर ट्रेसेस ऑफ निकल से हमें मिले हड़प्पा में. हड़प्पन जार ओमान में मिला है, ओमानी साइट्स में मिला है. Such thick coatings prevent the percolation of liquids. We do not know what was carried in these vessels, but it was possible that Harappans exchanged the contents of these vessels for Omani copper. Mesopotamian texts datable to the 3rd millennium BCE. 3rd millennium BCE means 3000 BCE. Refer to copper coming from a region called Magan, perhaps a name for Oman. मतलब मेसोपोटामिया में जो टेक्स्ट जिनको हमने डिसाइफर कर लिया है वहाँ से हमें ये पता चलता है कि वहाँ पर मगन नाम के एरिया से कॉपर आता था जो कि हम प्रोबेबली ओमान समझ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर भी जो कॉपर है उसमें ट्रेसेस ऑफ निकल है. तो हम ये गेस कर रहे हैं कि ओमानी कॉपर जो है वो मेसोपोटामिया भी जाता था एंड वो हड़प्पा भी आता था, मतलब हड़प्पन साइट्स पे भी आता था.
interestingly, enough copper found at Mesopotamian sites also contain traces of nickel. Other archaeological finds suggestive of long distance contact include Harappan seals, weights, dice and beads. तो हमें हरप्पन जार, ओमानी कॉपर, इसके अलावा हरप्पन seals, weights, dice and beads भी हमें अलग अलग जगहों पर मिले. In this context, it is worth noting that Mesopotamian texts mention contact with regions named Dilmun, probably the island of Bahrain, Magan, which may be Oman, and Meluha, which we are speculating to be Harappa, possibly the Harappan region. They mention the products from Meluha, मतलब हरप्पन रीजन से क्या क्या प्रोडक्ट्स वो लोग मेंशन करते हैं. कार्निलियन, क्योंकि हमने कार्लिनियन पढ़ा था कि कहाँ पर, लोथाल वाले एरिया में कार्निलियन वाज गुड फ्रॉम भरूच, सॉरी, carnelian from Bharuch, which was near Lothal. Okay, तो carnelian from Meluha, ठीक है. lapis lazuli, Shotokai, अफगानिस्तान. कॉपर, खेतरी रीजन, राजस्थान. गोल्ड, साउथ इंडिया. एंड वेराइटीज ऑफ फूड. ये सब हरप्पा से, मतलब मेलुहा रीजन से मेसोपोटामिया आता था. ये हमें मेसोपोटामियन टेक्स्ट में मिला है. A Mesopotamian myth says of Meluha, may your bird be the Haja bird, may its call be heard in the royal palace. तो मेसोपोटामियन टेक्स्ट में हमें एक मेलुहा का एक स्ट्रेंज मेंशन दिखता है कि मे योर बर्ड बी द हजा बर्ड. हजा बर्ड हम लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं इज द पीकॉक, एंड सम आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट द हजा बर्ड वाज द पीकॉक. डिड इट गेट इट्स नेम फ्रॉम इट्स कॉल? व्हाई वाज इट नेम्ड द हजा बर्ड? वी डोंट नो. It is likely that communication with Oman, Bahrain और Mesopotamia was by sea. Mesopotamian texts would refer to Meluha as a land of seafarers. तो हमें मतलब समुद्री लोग कहीं ना कहीं मिलते हैं कि समुद्र के थ्रू जो लोग ट्रैवल करते हैं. तो हम लोग गेस कर रहे हैं कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन होता था, दिस वाज थ्रू सी फ्रॉम मेलुहा, दैट इज हरप्पा, टू अदर लैंड्स, हरप्पन सिविलाइजेशन. As besides we find depictions of ships and boats on seas. तो उससे भी हम लोग स्पेकुलेट करते हैं कि सी का यूज़ करके ट्रांसपोर्टेशन होता था. देखिए हमने पहले डिस्कस किया कि दिस इज अ सिलेंड्रिकल सील विच इज मेसोपोटामियन, बट द हम्प्ड बुल मोटिव अपीयर्स टू बी डिराइव फ्रॉम दी हरप्पन सिविलाइजेशन. तो यहाँ पर हमें क्रॉस कल्चर देखने को बहुत ईजिली मिल जाता है, विच इज ग्लोबलाइजेशन. दिस इज द राउंड पर्शियन गल्फ सील फाउंड इन बहरीन समटाइम कैरीज हरप्पन मोटिव्स. ठीक है, तो ये पर्शियन गल्फ सील है जो कि बहरीन में मिला है, लेकिन इसके ऊपर हरप्पन मोटिव है. ये हमने सबसे पहली वाली हरप्पन सील में भी देखा था, फिगर 1 में. इंटरेस्टिंगली लोकल दिलमन वेट्स फॉलो द हरप्पन स्टैंडर्ड. तो हरप्पा में जो वेट स्टैंडर्ड्स हमें देखने को मिलता है वही दिलमन में भी फॉलो होते थे. सो ऑफ कोर्स अगेन कॉन्टैक्ट्स के एविडेंस मिले. दिस इज अ सील डिपिक्टिंग अ बोट. ओके, व्हाट वर द पॉसिबल रूट्स फ्रॉम द हरप्पा रीजन टू ओमान, दिलमन एंड मेसोपोटामिया. ये मैप है, तो पॉसिबल रूट्स कैन बी थ्रू लैंड. देखिए बहुत, लेकिन लैंड ट्रैवल बहुत लंबा हो जाएगा. देखिए इतना पूरा एरिया को करना पड़ेगा, या विथ बाय सी. देखिए यहाँ सी से तो डायरेक्ट है, या सी एंड लैंड. सो दिस कैन बी द पॉसिबल वंस.